बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने ग्रामीण नगरीय उपांत का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम ग्रामीण नगरीय उपांत की क्या समस्याएं होती हैं, उनका सीमांकन किस आधार पर किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ग्रामीण नगरीय उपांत की समस्याओं की। ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्रों में कई समस्याएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम देखें, बेतरतीब निर्मित क्षेत्र व भूखंडों का असमान वितरण होने से अव्यवस्थित नगरीय विस्तार हो जाता है। अब जैसा हमने देखा कि वो वास्तव में भूमि तो नगर की है ही नहीं। प्रशासनिक ग्रामीण नगरीय उपांत जो क्षेत्र होता है, वो जो भूमि होती है वो नगर की नहीं होती है, वो तो गांव की या कस्बों की भूमि होती है, जिस पर नगर अपना विस्तार और प्रसार करके हड़प लेता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो शुरुआत में तो उस ग्रामीण भूमि है, तो वहाँ पर अगर हमें जो विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जो क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे या जो भूदृश्य मकान वगैरह देखने को मिलेंगे, वो कैसे होंगे? ग्रामीण होंगे। लेकिन धीरे धीरे चूंकि नगर बाहर की तरफ फैल रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगेगा? नगरीय विशेषताएं, बड़े बड़े मकान, सड़कों के सारे देखने को मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट नगरों के जैसा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली समस्या क्या होती है कि बेतरतीब निर्मित क्षेत्र, मतलब बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से जो क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट होगा, भूखंडों का असमान वितरण होगा और इससे अव्यवस्थित नगरीय विस्तार होता है। मतलब अब ये जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कहीं कारखाना होगा, कहीं आवासीय भवन होंगे, तो कहीं उद्यान होगा, कहीं ईंट के भट्टे होंगे, तो कुल मिलाकर कहीं कारखाना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि जो जमीन है उसका बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये नगरीय विस्तार होता है, लेकिन ये बिल्कुल अनप्लान्ड होता है, बेतरतीब होता है। यहाँ निवास करने वाले कृषक व श्रमिक समुदायों में विभिन्न प्रकार के करों को चुकाने की क्षमता नहीं होने के कारण करापचार की दर अधिक होती है। करों के संबंध में अज्ञानता भी इसका एक कारण है। तो दूसरा जो आता है यहाँ पर कि यहाँ पर निवास करने वाले जो कृषक होंगे और जो श्रमिक होंगे, उनमें कर चुकाने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसके कारण ये क्या करते हैं, करापचार से बचते हैं और इसीलिए यहाँ पर करापचार की दर जो होती है, रेट जो होती है, वो हाई होती है। और करों के संबंध में इन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। बड़ी मात्रा में पड़ी हुई रिक्त भूमि के कारण उत्पादक भूमि का उपयोग नहीं हो पाता। हाँ, अब यहाँ पर जो भूमि होगी वो बहुत बड़ी फैली हुई होगी, लेकिन क्या होता है, बड़ी मात्रा में भूमि पड़ी है लेकिन रिक्त पड़ी है, तो इसी के कारण उत्पादक भूमि का उपयोग हो ही यहाँ पर नहीं पाता है। कृषि भूमि तीव्र गति से भूखंडों में बढ़ती चली जाती है। अब ये जो क्षेत्र होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, कई भूखंडों में बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी, जन सुविधाएं होंगी, उन सब सुविधाओं और जन सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। संस्थागत, इसीलिए इन्हें संस्थागत मरुस्थल यानी इंस्टीट्यूशनल डेजर्ट भी कहा जाता है। मतलब ग्रामीण नगरीय उपांत को इंस्टीट्यूशनल डेजर्ट की भी संज्ञा दी गई है। भूमाफिया एवं गृह निर्माण समितियों की गतिविधियों का केंद्र होने के कारण पृथक समुदाय लगातार कृषि भूमि से बेदखली के भय से ग्रस्त रहता है। अब इस क्षेत्र में भूमाफिया भी बहुत सक्रिय रहता है, जिसके कारण कृषक को अपनी भूमि से बेदखली का भय बना रहता है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो यहाँ कार्यशील जनसंख्या में नगरीय केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है। मतलब रोजगार के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, नगरों पर ही डिपेंड है अत्यधिक। इस क्षेत्र के
मूल ग्रामीण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर पड़ने वाले नगरीय प्रभाव से मौलिक पहचान समाप्त हो जाती है। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रामीण समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव भी पड़ेगा और नगर का भी पड़ेगा। इसीलिए वास्तव में इसकी जो खुद की मौलिक पहचान होती है इस क्षेत्र की, वो खत्म हो जाती है। अब इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित हो जाती हैं और उनसे हानिकारक पदार्थों जैसे कूड़ा करकट और मल आदि का स्त्राव होता है, विषैले पदार्थों का स्त्राव होता है और उनका ढेर लगने के कारण वातावरण यहाँ पर अस्वास्थ्यप्रद हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनके सीमांकन की, ग्रामीण नगरीय उपांत के सीमांकन की। ग्रामीण नगरीय उपांत एक संक्रमण पेटी होने के कारण इसकी सीमाओं में परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गांव नगर की सीमा के बाहर और ग्रामीण, जहां पर नगर की सीमा समाप्त हो रही है और गांव की सीमा प्रारंभ हो रही है, उसके बीच की संक्रमण पेटी है। इसी के कारण इसकी सीमा जो होती है वो बार बार परिवर्तनशील होती है। इस पेटी का सीमांकन सरलता से नहीं किया जा सकता, मतलब हम उसको एक लिमिट, हम जिसे कहें बाउंड्री में डिफाइन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते हैं। नगर के प्रमुख निर्मित क्षेत्र के विस्तार एवं आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के साथ साथ इसकी सीमा बाहर की ओर सरकती चली जाती है। जैसे जैसे नगर अपना विस्तार करता चला जाएगा वैसे वैसे इस नगरीय ग्रामीण उपांत की सीमा बाहर की ओर चली जाएगी। अम्लैंड की भांति ही गहनता के आधार पर ग्रामीण नगरीय उपांतों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमने अम्लैंड को दो भागों में बांटा था, ठीक उसी तरह से हम उपांत को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक या प्रमुख उपांत और दूसरा है गौण उपांत। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक या गौण उपांत की। इसके अंतर्गत नगर की सीमा से संलग्न क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यह नगरीय सेवाओं का विस्तार तीव्र गति से होता है। इस क्षेत्र का नगर से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। इसे आंतरिक उपांत भी कहते हैं। उपनगरों की स्थिति इस क्षेत्र में होती है। हाँ, तो प्राथमिक या गौण उपांत की जो हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत नगर की सीमा से संलग्न क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा। मतलब प्राथमिक उपांत वो होगा जो नगर की सीमा से ही अटैच होगा और यहाँ पर नगरीय सेवाओं का विस्तार अत्यधिक देखने को मिलेगा और ये वाला क्षेत्र नगर से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी होगा। और इसी कारण, क्योंकि नगर से बिल्कुल अटैच ही है ये वाली बाउंड्री, तो इसीलिए इसे आंतरिक उपांत भी कहते हैं और उपनगर भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आता है गौण उपांत। यह पेटी प्राथमिक उपांत के चारों ओर फैली होती है। अब जो हमारा प्राथमिक उपांत था या प्रमुख उपांत था, उसके चारों ओर फैली हुई पेटी जो होगी उसे हम गौण उपांत की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर ग्रामीण विशेषताएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे प्राथमिक उपांत में तो हमें नगरीय विशेषताएं देखने को मिली, गौण उपांत में हमें ग्रामीण विशेषताएं अधिक देखने को मिलेंगी। इसे बाह्य उपांत भी कहते हैं। अब ग्रामीण नगरीय उपांतों का सीमांकन किन किन आधारों पर किया जा सकता है, अब हम वो डिसाइड करेंगे कि ग्रामीण नगरीय उपांत का हम सीमांकन करेंगे तो उसके बेस या उसके आधार क्या होंगे। तो ग्रामीण नगरीय उपांत के सीमांकन के आधार में पहला है कुल क्षेत्र में नगरीय कार्यों के अंतर्गत क्षेत्र व नगरीय भूमि उपयोग प्रतिरूप। कुल क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में नगरीय कार्यों के अंतर्गत, नगर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत क्षेत्र एवं नगरीय भूमि उपयोग प्रतिरूप, कि जितना भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कितने नगरीय कार्य किए जा रहे हैं और कितनी भूमि जो है वो नगरीय कार्यों में संलग्न, कितनी भूमि पर नगरीय कार्यों की अधिकता देखने को मिलती है, उसके आधार पर इसका सीमांकन किया जाएगा। मतलब जितनी भूमि है जितनी ज़्यादा भूमि पर नगरीय कार्यों का विस्तार अगर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब कि उस पूरे क्षेत्र को हम उस सीमा के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। कुल परिवारों में कृषितर परिवारों की संख्या वह व्यावसायिक संरचना। अब जितने भी परिवार हैं उसमें से कितने परिवार कृषक परिवार हैं और उनकी संख्या क्या है और उनकी व्यावसायिक संरचना क्या है, इसके आधार पर भी उपांत का सीमांकन किया जाता है। भवनों के प्रकार, अगर हम भवनों का प्रकार ले लें तो या तो ग्रामीण भवन होंगे या नगरीय भवन होंगे, तो उसके आधार पर भी हम उपांत का सीमांकन कर सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर के भी हम उपांत का सीमांकन कर सकते हैं कि जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है,
है ना, कम है, मध्यम है, उसके आधार पर भी हम उपांत का सीमांकन कर सकते हैं। आवश्यक सेवाओं का विस्तार, जितनी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं उन सेवाओं का विस्तार कहाँ तलक है उसके आधार पर भी हम उपांत का सीमांकन कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों का विस्तार, कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी संख्याओं के आधार पर, औद्योगिक इकाइयों के आधार पर भी उपांत का सीमांकन किया जा सकता है। अभिगमनकर्ता जनसंख्या, कि जितनी पॉपुलेशन नगर में आएगी जाएगी, उसके जितनी दूरी तक की पॉपुलेशन नगर में आएगी जाएगी उसके आधार पर भी ग्रामीण नगरीय उपांत का सीमांकन किया जा सकता है। लिंगानुपात और साक्षरता के आधार पर भी हम उपांत का सीमांकन कर सकते हैं। ईंधन की खपत के आधार पर भी हम इसका सीमांकन कर सकते हैं। जीवन शैली पर नगरीय प्रभाव आदि, है ना, जीवन शैली पर जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय शैली का प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पर भी हम ग्रामीण नगरीय उपांत का सीमांकन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक आसान कार्य नहीं है, ग्रामीण नगरीय उपांत की सीमाएं निर्धारित नहीं है, अतः उसका सीमांकन करना, क्योंकि ग्रामीण नगरीय उपांत की सीमा ही लगातार परिवर्तनशील है, तो जब उसकी सीमा ही परिवर्तनशील है तो उसका सीमांकन करना दुष्कर कार्य। परंतु फिर भी जो मैंने अभी आपको कुछ आधार बताए, इन आधारों को लेकर के हम ग्रामीण नगरीय उपांत का क्या कर सकते हैं, सीमांकन कर सकते हैं। परंतु ये सरल कार्य नहीं है, ये अत्यंत ही दुष्कर कार्य है।